Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion is hypertension. तो आइए hypertension को start करते हैं. Blood pressure more than 140 by 90 is known as hypertension. Means कि systolic blood pressure आपका जो है वो 140 के equal हो या उससे बड़ा हो, और diastolic जो है वो 90 हो या उससे बढ़ा हुआ हो. याद रखें, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है किसी भी इंसान में 120/80 होता है. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली वो ब्लड प्रेशर होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है. मीन्स कि वो सिस्टोल के वक्त जो ब्लड प्रेशर होगा उसे सिस्टोलिक कहेंगे, और डायस्टोलिक या फिलिंग के दौरान जो ब्लड प्रेशर होगा उसे डायस्टोलिक कहेंगे. तो 2005 के एडिशन में खूबसूरत सी डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर की, प्रवीण जय कुमार के एडिशन में, कि द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर एट विच अ पर्सन बिकम्स सिम्टोमेटिक. भाई ब्लड प्रेशर तो वो लेवल है कि जिसमें एक इंसान में सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं. कैसी सिम्टम्स? जो नॉर्मल सिम्टम्स होती हैं ब्लड प्रेशर की, नेक मसल स्ट्रेन्स, ब्लड वीगन, हेडेक मीन्स कि आपके सर में दर्द होता है, जो नेक के मसल्स होते हैं, पट्टी होते हैं, उनमें खिंचाव होता है, और आंखों में जो है आपको धुंधलाहट होती है, ब्लड वीगन होती है. तो ये देखा जा रहा है कि ना कोई क्लिनिकल कट ऑफ है ना पैथोलॉजिकल कट ऑफ है ब्लड प्रेशर का. तो वह जो फिट डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर के लिए वो है वर्किंग डेफिनेशन. तो आइए वर्किंग डेफिनेशन को देखते हैं. वर्किंग डेफिनेशन ये कहती है कि द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर एट विच रिस्क फॉर द कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. भाई ब्लड प्रेशर का वो लेवल जिस पे कार्डियोवास्कुलर, जिससे मुराद इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस लाइक स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं उसे सीवीए, उनका रिस्क बढ़ जाता है. एंड ट्रीटिंग सच लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर प्रोवाइड्स क्लियर कट बेनिफिट्स. भी ऐसा ब्लड प्रेशर का लेवल जिस पे कार्डियोवास्कुलर और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस का चांस बढ़ जाए, और अगर उस लेवल को ट्रीट किया जाए तो क्लियर कट बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं. अब क्लियर कट बेनिफिट से क्या मुराद है? क्लियर कट बेनिफिट से मुराद ये है कि अगर एक पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर 190/40, अगर उसको ट्रीट करेंगे तो वो 140/90 से जो है वो 120/80 पे आ जाएगा. मीन्स कि नॉर्मल हो जाएगा. जब नॉर्मल होगा, जो रिस्क होगा हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का, वो भी कम हो जाएगा. तो एक तरीके से ये फायदा हुआ. तो अब हम देखने जा रहे हैं रिस्क फैक्टर्स ब्लड प्रेशर के लिए. ब्लड प्रेशर के लिए जो रिस्क फैक्टर है मैंने 2 लिखे हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ. इंक्रीज एज होगी, बंदे की एज बड़ी हो, ओबेसिटी होगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस साल्ट इनटेक, अल्कोहल बंदा ज़्यादा कंज्यूम करता हो, डायबिटिक हो, उसके बाद ये एथनिसिटी होती है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन में होगी, उसके बाद कजिशन होते हैं, उसके बाद एशियन आ जाते हैं. तो ये ब्लड प्रेशर हो गया. अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. GNC defines blood pressure for adults as GNC ज्वाइंट नेशनल कमेटी, और बेसिकली ये जो मैंने बॉक्स उठाई है कैप्लान से उठाया है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कैप्लान, ये ज्वाइंट नेशनल कमेटी की जो 7th रिपोर्ट है उसके मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो कहता है कि लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 जो डायस्टोलिक. अगर किसी बंदे का ये ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है. अब प्री हाइपरटेंशन की जो स्टेज है वो है 120 to 139 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 to 89. स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो होती है वो 140 to 159 एंड डायस्टोलिक 90 to 99. स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो होती है मोर देन और इक्वल टू 160 और इक्वल और मोर देन 100 इन डायस्टोलिक. क्योंकि ये एक वैल्यूज हैं, लेवल हैं, तो ये आपको रटा लगाना पड़ेंगे क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं. इस वजह से इस बॉक्स को आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है. ऐसे समझ लें कि ये यूएसएमली का हो या लैब वगैरह का हो या एनएलई का टेस्ट हो, तो इसमें से आ सकता है कि वो बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन या स्टेज 2 या प्री हाइपरटेंशन बोल दे. तो ये इतना बोलना इनफ होगा, बाकी ये वैल्यूज आपको खुद आगे जहन में आ जानी चाहिए. अब 2-3 टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपकी फर्स्ट एड में डिस्कस की गई हैं. डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड इमरजेंसी. हाइपरटेंसिव अर्जेंसी से क्या मुराद है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी से क्या मुराद है, तो आइए डिस्कस करते हैं. सीवियर हाइपरटेंशन. सीवियर हाइपरटेंशन से मुराद 180/120. आपका डायस्टोलिक जो है वो 120 से ज़्यादा या उसकी इक्वल, और सिस्टोलिक 180
से ज़्यादा या उसके इक्वल हो। तो सीवियर हाइपरटेंशन विदाउट एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, समझना मुश्किल नहीं है। सीवियर हाइपरटेंशन का लेवल क्या है, 180/120 विदाउट एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज। जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाए किसी पेशेंट का, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट किया होगा, 180/120 रीडिंग आ रही होगी, लेकिन ऐसा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो कि एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज ना दे, मीन्स के मौके पर किसी ऑर्गन की डैमेज ना हो, स्लोली ऐसा ऐसा हो रहा हो। एक्यूट का मतलब होता है शदीद, अचानक, सडनली। तो ये एक्यूट, इससे ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ा होगा उस बंदे में, पेशेंट में, लेकिन एक्यूट जो है वो एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो रही होगी। जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी का लफ्ज सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए कि मौके पे प्रॉब्लम हो रही है। सीवियर हाइपरटेंशन विद एविडेंस ऑफ एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज। शदीद हाइपरटेंशन हो सकता है लेवल वही हो 180/120 जो ऊपर है, लेकिन इसमें क्या है कि एंड ऑर्गन डैमेज होगी, और वो भी मौके पर, इमरजेंसी सूरत में। वो एंड ऑर्गन डैमेज कौन सी होती है, एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी से मुराद होता है कि सीजर्स या झटके आना स्टार्ट हो जाए, और ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। प्री क्लम्शिया से आगे वाली जो स्टेज होती है क्लम्शिया, उसमें सीजर्स हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होती है। इसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्ट्रोक हो जाता है, या जिसे सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। रेटिनल हेमरेजेस, आपकी जो आंखों की ब्लड वेसल्स होती हैं ये बहुत नैरो होती हैं, जब इनमें ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है तो ये वहाँ रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो रेटिना में हेमरेजेस होती हैं। उसके बाद पेपिलोडीमा हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट फेलियर भी होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एओर्टिक डायसेक्शन हो जाती है, और किडनी में इंजरी हो जाती है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होती है, प्री क्लैम्शिया होती है और इक्लैम्शिया होती है। प्री क्लैम्शिया से मुराद ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल में जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, उसके बाद जो है वो एडिमा हो रहा होता है, लेकिन झटके नहीं आ रहे होते, सीजर्स नहीं आ रहे होते, फिट्स नहीं होते। जबकि एक्लैम्शिया में हर वो चीज़ जो प्री एक्लैम्शिया में मौजूद होती है वो भी होती है, प्लस एडिशनली क्या हो जाता है, इंसेफ्लोपैथी हो जाती है, हाइपरटेंशन मींस के सीजर और झटके आ रहे होते हैं। और हाइपरटेंशन ये प्री डिस्पोज टू, इससे क्या मुराद है, ये हमारी फर्स्ट एड में लिखा हुआ है। इससे मुराद ये है कि जो हाइपरटेंसिव होती है वो माइल करती है, मुतवज्जा करती है, या हमें भेजती है किसकी तरफ, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ। ये सीवीडी नहीं है, सॉरी, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ, नर्विंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद हार्ट फेलियर काज करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ हार्ट फेलियर कैसे होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड की सूरत में। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, एओर्टिक डायसेक्शन होती है, एओर्टिक एनोरिज्म्स होते हैं। एओर्टिक एनोरिज्म और डायसेक्शन एक अलग से टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें, एओर्टिक एनोरिज्म में ये होता है आपकी जो एओर्टा होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे नॉर्मल एओर्टा है, जब एनोरिज्म हो जाता है तो उसमें बल्ज बन जाता है, इस तरीके से, इस तरह से ये बल्ज हो जाता है। और जो एओर्टिक डायसेक्शन होती है, इससे मुराद ये होता है कि आपकी जो एओर्टा की ऐसे लेयर्स होती है ना, अंदर से जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ऐसे डाइसेक्ट होती है या टूट जाती है। टूटती है तो ब्लड इससे निकलता है, फिर इसके प्रॉब्लम करती है, फिर इसमें प्रॉब्लम करती है, सीवियर स्टेज पे ये आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा होता है इस तरीके से। और उसके बाद स्ट्रोक, समझना मुश्किल नहीं है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं, और रेटिनोपैथी, रेटिना में प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन और कुछ टर्म्स वगैरह हमने देख ली थी, तो अब लिटिल बिट फिजियोलॉजी की तरफ देखते हैं। ब्लड प्रेशर की फिजियोलॉजी ये ज़रूरी है। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर, बेसिकली ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टीपीआर। कार्डियक आउटपुट को जब मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल प्रिफरल रेजिस्टेंस के साथ, जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते होते हैं ब्लड प्रेशर। तो इंसानी जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, कार्डियक आउटपुट और टोटल प्रिफरल रेजिस्टेंस पे। आगे से कार्डियक आउटपुट जो है वो फिर दो चीज़ों पे डिपेंड करता होता है। कार्डियक आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बेसिकली द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन एओर्टा इन वन कॉन्ट्रैक्शन इन वन बीट। एक बीट या एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट।
तो समझने वाली बात यह है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, हार्ट रेट पे, और उसके बाद जो है स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो ये तो होगी 2 चीज़ें, मैंने कहा 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। वो ऐसे डिपेंडेंट होता है 3 चीज़ों पे, जो आगे से स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो फिर जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड वीनस रिटर्न पे डिपेंडेंट होता है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कितनी फोर्स के साथ जो है हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वीनस रिटर्न मतलब दिल में कितना जो ब्लड वापस आ रहा है। वीनस रिटर्न दिल की तरफ जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक हो गया। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वीनस रिटर्न मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ये जो 3 फैक्टर होते हैं, हार्ट रेट, वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये 3 पैरामीटर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। जो टीपीआर टोटल प्रीफरल रेजिस्टेंस है वो डिस्क्राइब कर रही होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक हो गया। टोटल प्रीफरल रेजिस्टेंस मतलब वो होती है कि ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। फ्लो करने के दौरान उसे जो रेजिस्टेंस पेश आती है उसे कहते हैं टोटल प्रीफरल रेजिस्टेंस। जैसे ये आर्टरीज है तो इसमें ये ब्लड आ रहा है, तो कभी इसके साथ टकराएगा, कभी इसके साथ टकराएगा, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। ये जो रेजिस्टेंस उसे पेश आ रही है इसे कहते हैं टीपीआर, टोटल प्रीफरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पैरामीटर्स जाना इसलिए ज़रूरी है हमारे पास कि कौन सा पैरामीटर जो डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और कौन सा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर 180/120 है, मीन्स दैट कि सिस्टोलिक 180 है और डायस्टोलिक 120 है। तो आपने उसे ऐसी ड्रग देनी है जो कि दोनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया 180/120 वाला और आपने उसे जो है डायूरेटिक्स दे दी, लाइक लूप डायूरेटिक में फ्रोसीमाइड। उस बंदे ने 2 हफ्ते यूज़ की, 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद आपके पास आया तो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो 140/120। तो इस ट्रीटमेंट के साथ उसका एक पैरामीटर कंट्रोल हो गया सिस्टोलिक। क्यों? फ्रोसीमाइड जो है वो यूरिनेशन के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को बाहर निकालेगी, यूरिनेशन कराएगी, जिससे वीनस रिटर्न कम होगा। अब देखें वीनस रिटर्न ये है, वीनस रिटर्न कम हुआ तो बेसिकली क्या चीज़ कंट्रोल हुई? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसीलिए सिस्टोलिक 180 से 140 पे आ जाएगा, लेकिन डायस्टोलिक जो है 120 का 120 ही रहेगा। और इसी तरह आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है 180/120 वाला, आपने उसे अल्फा ब्लॉकर्स दे दिया। हमें पता है कि अल्फा ब्लॉकर जो है वो ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। जब अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेट होने की वजह से जो है वो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड इजीली फ्लो करेगा, तो इस वजह से वो ब्लड जो है वो 180/80 पे आ जाएगा। मीन्स दैट का उसका सिस्टोलिक वहीं का वही, लेकिन डायस्टोलिक जो है 120 से 80 पे आ जाएगा। तो हमने वो ड्रग देनी है जो एट अ टाइम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को कंट्रोल करे। और वो जो ड्रग हैं ग्रुप्स, उनमें एस इनहिबिटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो एस इनहिबिटर के कुछ मेंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं: कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड बिनाजिप्रिल। मैंने तो बेसिकली इसे बड़े टुटके से याद किया, CEF, सेफ, LB, लब, सफ लब। मस्जिद में गर्मी है, AC वाली सफ लब, AC से मुराद एस इनहिबिटर, सफ लब, CEF, सफ लब। मुसलमानों के लिए ये जो इजी है याद करने के लिए। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो है ये जो 3 मेंबर्स हैं ये हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और ये जो 2 हैं नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। विरापमिन, डेल्टाजिन जो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है, बेसिकली ये उल्टा है, जिसमें डाई आएगा उसमें ज़्यादा मेंबर आएंगे, जिसमें नॉन डाई आएगा उसमें 2 मेंबर आएंगे। एम्लोडोपिन, निफिडिपिन, क्लेविडिपिन। तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो एस इनहिबिटर है वो आपने उस पेशेंट को नहीं देना जिसमें जो है किडनी का मसला चल रहा है, जिसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो उस पेशेंट को आपने नहीं देना, क्योंकि ये कंट्रा इंडिकेटर होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के। क्यों होता है? इसमें एजिटोमिया का रिस्क होता है कि इसमें एजोटीमिया हो जाएगा। एजोटीमिया क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। तो ये थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखने के बाद अब हम आ रहे हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। बेसिकली हाइपरटेंशन 2 तरह की होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, या फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन। अब एसेंशियल क्यों कहा जाता है? एसेंशियल इसलिए कहा जाता है कि हर बंदे को
आफ्टर एज ऑफ 25 ईयर्स किसी ना किसी वक्त इसने अपने लपेट में लेना ही होता है, हर बंदे ने इसको एक्वायर करना ही होता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक से मेरा विदाउट एनी अंडरलाइंग काज। मैं आपको ऐसे समझाऊँ, अगर किसी बंदे में किडनी का मसला चल रहा है, उसे रीनल आर्टरी स्टोसिस है, उसकी वजह से अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं होगा, उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मींस किसी सेकेंडरी वजह से ब्लड प्रेशर एलिवेट कर रहा है। जबकि वो कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर बंदे का रेज हो रहा है लेकिन अंडरलाइंग काज कोई नहीं है, अंडरलाइंग डिजीज कोई नहीं है, कोई और मसला नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है। खुद ब खुद क्यों हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। और इसमें जो बंदे की एज होगी हमेशा 25 साल से ऊपर होगी। और 25 साल से नीचे अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर के साथ, 15 साल का बच्चा, 16 साल की लड़की, 18 साल का नौजवान है, तो उसमें कभी भी प्राइमरी हाइपरटेंशन आपने नहीं सोचना। यू शुड इन्वेस्टिगेट फॉर द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, लाइक उस बंदे में जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, या उसके थायराइड का लेवल बड़ा हो सकता है, T3 T4 का, वो हम सेकेंडरी कॉजेज में देखते हैं अभी तसल्ली से। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है या फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये एडियोपैथिक होती है, खुद ब खुद हो जाती है, और मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इसे एक्वायर करना ही होता है आफ्टर एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल के बाद किसी भी एज में, किसी बंदे ने 45 साल में एक्वायर करना है, किसी ने 60 में करना है, किसी ने 70 में, और कोई बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस वाली लाइफ गुजार रहा है तो उसे 28-29 साल की एज में भी ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। तो ये नॉर्मल है। अब पैथोजेनेसिस को देखना है ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन। पैथोजेनेसिस होती है बेसिकली द वे ऑफ डेवलपिंग ऑफ ए डिजीज, किस तरीके से डिजीज जो डेवलप कर रही है। मैंने कहा कि 25 साल की एज के बाद हर बंदे ने जो है वो कभी, किसी ने 35, किसी ने 40, किसी ने 60, किसी ने 70 में एक्वायर करना है ब्लड प्रेशर। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या वजूहत है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो प्राइमरी पैथोजेनेसिस है प्राइमरी हाइपरटेंशन की, एसेंशियल हाइपरटेंशन की या फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन की, वो दो तरीके से है। उसमें जो है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं। अब जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में यह है कि 2 जीन डिफेक्ट्स अभी तक देखे जा चुके हैं जिनकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन होती है। हमें पता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन फिर जो है आगे काम आती है हमारे एंजाइम्स बनाने में और हमारे स्ट्रक्चर्स बनाने में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो डिफेक्ट आ जाता है, 2 एंजाइम्स में डिफेक्ट आ जाता है। अब जीन डिफेक्ट्स ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स नीड फॉर द एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म, इस लाइन से मुराद क्या है मैंने पढ़ तो दी, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स डिफेक्ट नीड फॉर द एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म। अब एक जीन है, उसने एक्सप्रेस होना है, उसने बनानी है प्रोटीन। अब वो जो प्रोटीन है हमें ज़रूरत है कौन से एंजाइम बनाने के लिए, वो एंजाइम जिसने पैदा होते हुए एल्डोस्टेरोन को मेटाबोलाइज करना है। एल्डोस्टेरोन पैदा हो रहा है, ठीक है, उसका एक नॉर्मल लेवल हमें जो है वो चाहिए होता है फॉर द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब वो नॉर्मल लेवल तक उसने रिटेन कर लिया, बाकी का जो एल्डोस्टेरोन होता है उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है बॉडी में, ताकि एक्सेस में सोडियम वाटर की रिटेंशन ना हो और वीनस रिटर्न ना बढ़े, जिससे ब्लड प्रेशर हाई ना हो या एडिमा वगैरह ना हो। अब इसमें होता यह है कि जिस एंजाइम ने एल्डोस्टेरोन को मेटाबोलाइज करना होता है, उस एंजाइम की जो प्रोटीन होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। आप ऐसे समझ लें कि ये एक दीवार बनी हुई है, तो दीवार को बनाने में ईंटों का किरदार है। अब अगर ईंटें जो हैं वो ख़राब हो जाएं टेढ़ी मेढ़ी इरेगुलर शेप में, तो दीवार सही नहीं बनेगी ना। इसी तरीके से जिस एंजाइम ने मेटाबोलाइज करना है, उस एंजाइम की जो ईंटें हैं, एंजाइम समझे दीवार है और उसकी ईंटें जो हैं वो प्रोटीन है, प्रोटीन ख़राब है तो वो सही एंजाइम नहीं बनेगा, अगर सही एंजाइम नहीं बनेगा तो उसको सही मेटाबोलाइज नहीं करेगा। इस तरीके से एंजाइमेटिक प्रोटीन डिफेक्ट्स होता है नीड फॉर द एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म। अब एंजाइम डिफेक्टिव है, वो सही तरीके से एल्डोस्टेरोन को जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा। अब होता क्या है, इसे हाई लेवल ऑफ हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन होता है। अब जब हाई लेवल होगा एल्डोस्टेरोन का तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी। जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, ब्लड का जो प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा और उससे वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा। उसके बाद जो दूसरा एंजाइमेटिक डिफेक्ट है वो है लिडल सिंड्रोम। इसमें ये क्या होता है कि इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। कुदरती तौर पर इसमें यह होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से
जो हमारी DCT होती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें उससे यह होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है नॉर्मल अमाउंट से। और जब ऐसा होता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं लीडर सिंड्रोम। तो एक एंजाइम जिसने एल्डोस्टेरॉन को मेटाबोलाइज करना उसमें डिफेक्ट आ जाता है, एक जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब सोडियम की ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पे सोल्यूट जाता है सॉल्वेंट भी वहाँ पे होता है। वही दोनों में ले दे के होना क्या है, सोडियम और वाटर की टेंशन होगी, वेनस रिटर्न बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में देखते हैं। जेनेटिक तो एक बंदा ठीक है, लेकिन उस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से अब दो तरह के, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा है, उसके 7-8 बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है, पैसा नहीं है तो स्ट्रेस होता है ना, लड़ाई झगड़े हैं अगर किसी के, तो स्ट्रेस में ये है कि जब बंदे को स्ट्रेस होता है तो वहाँ पे जो है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह पे। जब ऐसा होता है तो उससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, और उसके बाद जो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ब्लड वेसल्स की। ये आपको पता है जब एक बंदा गुस्से में आता है या स्ट्रेस में होता है उसका मुंह रेडिश हो जाता है, वो क्यों होता है, उसकी वेसल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं, सारा ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आता है, मुंह पे फ्लशिंग हो जाती है। जब अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे ब्लड ज़्यादा आएगा तो वेनस रिटर्न भी बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ने से जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो इससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और अगर वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने आपको बताया ये वेसल है, इसमें से ब्लड पास करेगा, अगर ये कंस्ट्रक्ट करेगी ऐसे, जो ब्लड पास आउट कर रहा है उसे पास करने में प्रॉब्लम होगा, तो इससे TPR टोटल प्रेफरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ले दे के होना क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब एक बंदा स्ट्रेस ले रहा है, उसकी वजह से उसका कार्डियक और TPR बढ़ रहा है, टोटल प्रेफरल रेजिस्टेंस। सोने पे सुहागा ये कि वो स्मोकिंग भी कर रहा है, डायबिटीज़ भी है उसको, ओबेसिटी भी है, तो उससे क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स होती है इन द ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, यहाँ पे अगर ये लिपिड की डिपोजिशन हो रही है तो जहाँ पे ब्लड इजीली फ्लो करना था वो नैरो रास्ते से ऐसे ऐसे करेगा, टोटल प्रेफरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टोटल प्रेफर की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये देखें TPR जो है वो डिस्क्राइब करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और जो हमारा होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, वेनस रिटर्न, हार्ट रेट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिस्क्राइब करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। अब अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका जो है ये टोटल प्रेफर रेजिस्टेंस बढ़ गया। जैसे टोटल प्रेफर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर स्ट्रेस की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, या उसके बाद वीनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, वीनस रिटर्न मतलब सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही है, तो ब्लड जो है ज़्यादा हार्ट की तरफ जाएगा, ज़्यादा हार्ट की तरफ जाएगा तो उस पर लोड पड़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, उसके बाद हार्ट रेट बढ़ेगी तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ले दे के सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक कलेक्टिवली नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब 120/80 से बढ़ता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो अब हम सेकेंडरी कॉजेज को डिस्कस करते हैं डिटेल में। हाँ जी, प्राइमरी हाइपरटेंशन को तो हम बड़ी तसल्ली से देख चुके हैं। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ आ रहे हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती क्या है, उसकी काजेस, वजूहत, एटियोलॉजीज क्या होती हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये बेसिकली इसे सेकंड डिग्री हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, सेकंड डिग्री, उसे फर्स्ट डिग्री कहा जाता था प्राइमरी हाइपरटेंशन को, सेकंड डिग्री हाइपरटेंशन। और ये जो होती है हमेशा किसी अंडरलाइंग डिजीज या अंडरलाइंग काज की वजह से होती है, ठीक है, ये खुद ब खुद कभी भी नहीं होती, ड्यू टू एनी अंडरलाइंग काज। और इसमें एज जो होती है पेशेंट की मोर देन लेस देन 25 ईयर्स होती है। इफ समवन पेशेंट प्रेजेंट्स यू विथ हाई ब्लड प्रेशर एंड हिज या हर एज इज लेस देन 25 ईयर्स, ऑलवेज इन्वेस्टिगेट फॉर द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर आपके पास कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आ रहा है और इसकी एज 25 साल से कम है तो हमेशा अपने सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए जो है वो अपने डायग्नोज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक हो गया। अब कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो है बंदे में जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन जो सिस्टम्स हैं उनमें ज़्यादातर जो रीनल सिस्टम है जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है, उसको हम तसल्ली से देखेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज कर सकती हैं। उसके बाद कंजेनिटल रीजंस हो सकती हैं, मतलब पैदाशी तौर पर। और ऑब्स्टेट्रिकल काजेज से मुराद जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी का जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं रीनल सिस्टम में।
रीनल सिस्टम की कौन कौन सी डिजीजेज जो हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं या हाइपरटेंशन काज कर सकती हैं। रीनल सिस्टम में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। उसके बाद जो है अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ये बढ़ा सकती है ब्लड प्रेशर को। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है उसका जो वेरिएंट है नेफ्रेटिक सिंड्रोम ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। उसके बाद रीनल फेलियर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की इब्तदा हम करते हैं एक क्वेश्चन से जो पीएमसी के एग्जाम में अक्सर आता होता है। A 21-year-old boy presents with blood pressure of 150 by 100 millimeter of mercury. On examination, reveals bruit over lumbar area. अब देखने वाली बात यह है कि 25 years old boy, नंबर एक, एज 25 साल से कम है, ठीक हो गया। प्रेजेंट्स विद हाई ब्लड प्रेशर 150 by 100 जो कि बहुत ज़्यादा। एग्जामिनेशन रिवील्स ब्रूई ओवर लंबर एरिया। लंबर एरिया से मुराद वो एरिया होता है जहां पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं, वो एरिया जहां पे किडनी प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं लंबर एरिया। ब्रूई, ब्रूई कहते हैं इसे वास्कुलर मर्मर भी कहा जाता है। मर्मर कहते हैं अबनॉर्मल साउंड्स को। व्हेन हाई वेलोसिटी ब्लड प्रेशर passes through a narrow vessels a sound is produced, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रूई। BRUIT, टी इसमें साइलेंट है, ब्रूई। अब नैरो वेसल से जैसे ब्लड जो है पास आउट करेगा तो एक हाई वेलोसिटी साउंड पैदा होगी, उसे कहते हैं ब्रूइट। तो ये स्टैंडर्ड केस है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड केस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। एज 25 साल से कम है और ब्रूइट सुनाई दे रही है, मतलब एक स्टेनोस्ट या स्टेनोस को दूसरा नाम क्या है, नैरो या तंग वेसल से जब ब्लड गुजरता है तो एक साउंड पैदा होती है, उसे वास्कुलर मर्मर या ब्रूइट कहते हैं। सही हो गया। तो अब 3-4 लफ्ज़ जो हमें ज़रूरी तौर पर याद रखने चाहिए रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिहाज से, वो देखते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है वो कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनिटल से मुराद पैदाइशी तौर पर मौजूद हो, एक्वायर्ड से मुराद पैदाइशी तौर पर ना हो, थ्रू आउट एज जो है वो बंदा या बंदी गेन करे इसको। कंजेनिटल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ये होता है कि फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है। आपकी जो किडनी होती है उसका फाइब्रस और मस्कुलर पोर्शन जो है वो जो है सही तरीके पे ना बना हो पैदाइशी तौर पर। बेसिकली जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है ये यंग फीमेल्स में होता है, चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल्स होती हैं, और इसमें जो है वो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, बीड्स कहते हैं तस्बीह, तस्बीह की जो दाने प्रोए होते हैं उसकी जो रस्सी होती है उस तरह की शेप होती है, इस तरह की स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, इस तरह स्ट्रिंग ऑफ बीड्स तरह की ये फाइब्रोमस्कुलर अपीयरेंस होती है और ये यंग फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल्स होती हैं। और जो लोग गेन करते हैं वो ज़्यादातर मेल्स में होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो कंजेनिटल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की होती है ड्यू टू फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, फाइब्रस और मस्कुलर पोर्शन जो वो सही तरीके से डेवलप नहीं किया होता, और इसमें पेशेंट की जो एज होती है वो लेस देन 25 ईयर्स होती है। ऑन अस्कल्टेशन वी फाइंड ब्रूइड एट लंबर एरिया। ब्रूई एट लंबर एरिया मीन्स दैट के जहाँ पे किडनीज मौजूद होती हैं वहाँ पे हमें वास्कुलर मर्मर सुनाई दे रहे होते हैं, अबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो किस चीज़ को डायग्नोस को कंफर्म करती है, ये कंफर्म करती है कि इस पेशेंट में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, किसी भी वेसल के लिए जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करते होते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द रीनल वेसल्स। सही हो गया। कंजेनिटल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। अब एक्वायर्ड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में मीन्स के पैदाइशी तौर पर मौजूद ना हो, अब एक्वायर्ड है तो थ्रू आउट अपनी एज जो है गेन करेगा। इसमें जो पेशेंट्स की एज होती है मोस्टली मोर देन 50 होती है, ओल्ड एज में होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो वेसल की सबसे बड़ी डिजीज़ है वो हम जानते हैं कि वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन द वेसल्स वाज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। जब डेपोजिशन ऑफ द लिपिड्स होगी तो क्या होगा, आर्टरी जो है वो नैरो होगी, रीनल आर्टरी नैरो होगी तो ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो किडनी माइंड करेगा कि मुझे हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, ब्लड जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करने से क्या होगा, रेनिन ब्लड में मौजूद इनएक्टिवेटेड एंजियोटेंसिनोजन को
एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ज़रिए असर 2 में कन्वर्ट होगा। जब 2 कन्वर्ट होगा तो वो 3 काम करेगा। वो जो है एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करेगा, जिसके सोडियम और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होगी। वो वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, जिससे जो है पेरिफेरल्स का जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा, वेनस सिस्टम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। और तीसरा काम हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा तो थर्स्ट सेंटर जो एक्टिवेट होगा। थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होने की वजह से प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा पियेंगे। पानी ज़्यादा पीने की वजह से जो है एट द एंड ब्लड प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा। तीनों काम हो क्या रहा है, जो हाइपरडायनामिक स्टेट हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा लेवल बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से जो है वो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो चाहे कंजेनिटल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो या एक्वायर्ड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, जब रीनल आर्टरी स्टेनोस होगी, तंग होगी, तो उसमें जो है वो क्या होगा कि ब्लड कम जाएगा किडनी की तरफ, हाइपोपर्फ्यूजन होगी। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब हम आते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की तरफ। हमने रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को कंप्लीट कर लिया। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की शुरुआत भी हम एक क्लिनिकल केस से करते हैं, जो कि अक्सर पीएमसी में आता होता है। 23-year-old boy presented with high blood pressure of 160 by 110 on examination bilateral palpable kidneys. We find bilateral palpable kidneys. अब इसमें देखें कि 25 years old बॉय है, एज 25 साल से कम हो गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर 160 by 110 बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऑन एग्जामिनेशन वी फाइंड बायलेटरल पल्पेबल किडनीज। बायलेटरल का मुराद है दोनों किडनीज पर। पल्पेबल मतलब हम किडनीज को फील कर सकते हैं। नॉर्मली कोई बंदा है ना, हम ऐसे हाथ लगाएं तो किडनी पल्पेबल नहीं होती, मतलब महसूस नहीं हो सकती, फील नहीं कर सकते हम हाथ के थ्रू। लेकिन यहाँ पे है हम जो किडनीज को फील कर सकते हैं बायलेटरली, मतलब दोनों किडनीज को। तो इसमें ये वेरी स्टैंडर्ड केस है किस चीज़ का, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मीन्स के ये क्या है कि अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अडल्ट मतलब एज 23 ईयर्स ओल्ड अडल्ट हो गया। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, आपकी किडनीज में पॉलीसिस्टिक से मुराद लफ्ज ही बता रहा है कि आपकी किडनीज में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। ये बंदे जो है पैदाइशी तौर पर प्रीडिस्पोज होते हैं दैट देयर विल बी सिस्ट फॉर्मेशन इन देयर किडनीज। ये इनके जेनेटिक्स में होता है। तो 3-4 लफ्ज जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में जानना जरूरी है, देख लेते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मीन्स दैट फैमिलियल, एक पेशेंट है उसके दादा में था, परदादा में था, या उससे अगले दादा में था, तो जीन्स ट्रांसफर होता गया तो किसी जनरेशन में एक्सप्रेस किया, किसी में नहीं किया। बेचारा ये जो पेशेंट था ये अनलकीली इसमें एक्सप्रेस किया जीन ने, और इसमें सिस्ट बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स अगर बना रही है एंजाइम और उनमें आ गया डिफेक्ट, तो वो होंगी ऑटोसोमल रिसेसिव इन इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर जीन्स बना रहे हैं प्रोटीन्स और वो स्ट्रक्चर बनाने में काम आ रही हैं, अगर उनमें डिफेक्ट आ गया तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो किडनी जो है एक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे होता है अल्फा 1 ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, अल्फा 1 ट्रिप्सिन क्या एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन यहाँ पे किडनी है, किडनी तो एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसका क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसके क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट की जो एज है वो जनाबे वाला होनी चाहिए लेस देन 25 ईयर्स, विद हाई ब्लड प्रेशर, बायलेटरल पाल्पेबल किडनीज। क्योंकि किडनीज के दोनों किडनीज में सिस्ट बनी हुई है। जब सिस्ट बन जाएंगी तो हम पाल्पेबल होती हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एग्जामिनेशन पे। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की जो है सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है किडनीज का। और उसके बाद हमने देख लिया कि रीनल डिजीज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर रीनल आर्टरी जो स्टेनोस है, तंग है, उनमें हाइपोपर्फ्यूजन है, ब्लड सही नहीं जा रहा, उसकी वजह से होगा। या फिर किडनीज के अंदर सिस्ट बन चुकी हैं, जिसे कहते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। अब तीसरी देख रहे हैं हम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेसिकली होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। अब जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है तो दो आउटकम्स आते हैं। हमें पता है कि जो जीबीएम है
वो बेसिकली सेमी परमिएबल होती है। ठीक हो गया। जैसे वो पौनी होती है ना, छानी, हम चाय डालते हैं तो चाय नीचे चली जाती है और पत्ती ऊपर पड़ी रहती है। तो जीबीएम बेसिकली इस तरह से होती है। अब जीबीएम सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं अलाउ करती। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दो आउटकम्स होते हैं। एक आउटकम ये है कि जो सेमी परमिएबल थी वो कंप्लीटली परमिएबल हो जाए, मतलब हर वो चीज़ जो ब्लड से किडनीज में और किडनी से यूरिन के थ्रू नहीं जा रही थी वो सारी जाना शुरू हो जाए। लाइक प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाए, हमारे ब्लड से जो है वो प्रोटीन्स किडनीज में जाना स्टार्ट हो जाए, जीबीएम के थ्रू जो है कम्प्लीटली परमिएबल है तो ये जाना स्टार्ट हो जाए। तो जिससे क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, हमारी यूरिन में प्रोटीन होगी। अब जब सारी प्रोटीन उसमें जाएगी तो प्रोटीन यूरिया होगा, जिसमें प्रोटीन की कमी होगी उसे हाइपोप्रोटीनीमिया कहेंगे। अब जब प्रोटीन्स की कमी होगी ब्लड में, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से एडिमा होगा। और जब हमारा लीवर ये सेंस करेगा कि जिसमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो वो सोचेगा कि आइए आप प्रोटीन्स बनाते हैं। जब वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा तो अनफॉर्चुनेटली लिपोप्रोटीन ज़्यादा बनाएगा। अब जब लिपोप्रोटीन ज़्यादा होंगी बॉडी में तो उसे कहेंगे हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। हम जानते हैं कि कुदरती तौर पर ये जो टेट्राएड होता है प्रोटीन यूरिया का, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया एंड एडिमा, इसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इस वेरिएंट में हाइपरटेंशन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड हमारी जो जीबीएम है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो सेमी परमिएबल थी बजाय कंप्लीटली परमिएबल के वो इम्परमिएबल हो जाए, मीन्स दैट नथिंग फ्रॉम ब्लड गोज टू द रेनल ट्यूब्यूल्स, हर चीज़ ब्लड के अंदर रह जाए। मीन्स के अगर हर चीज़ ब्लड के अंदर रह जाएगी तो जितना हम पानी पी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर बट नॉट रिमूविंग इट बिकॉज GBM is impermeable. Nothing is going from blood to the renal arteries, tubules. That's why the level of blood plasma will be increased and venous return will be increased, due to which there will be a higher level of hypertension, blood pressure, and this is what we call as nephrotic syndrome. तो नेफ्रोटिक एंड निफ्रेटिक में ये फर्क है कि जो नेफ्रोटिक है उसमें हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेमेशन तो होती है लेकिन वो कम्प्लीटली परमिएबल हो जाती है। नेफ्रेटिक में वो कम्प्लीटली इम्परमिएबल हो जाती है और इस वेरिएंट में हाइपरटेंशन मौजूद होती है क्योंकि हर चीज़ जो है वो ब्लड के अंदर ही रहती है। नथिंग इज गोइंग फ्रॉम ब्लड टू द किडनीज। सही हो गया। उसके बाद रीनल फेलियर, किसी भी तरह का रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर हो या क्रोनिक रीनल फेलियर हो, इट इज़ ऑलवेज अ फीचर ऑफ हाइपरटेंशन। थैंक यू। एंड अब हम जो एंडोक्राइन सिस्टम को आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने सेकेंडरी जो कॉजेज़ होती हैं हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो कॉजेज़ होती हैं उसमें रीनल सिस्टम को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन में जो डिसऑर्डर्स होते हैं और वो ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं, मीन्स कि हाइपरटेंशन काज करते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्रोमेगाली को देखते हैं। हेडमास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता होता है, उससे और भी बहुत सी चीज़ें रिलीज होती रहती हैं। अब अगर ग्रोथ हार्मोन एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रिलीज होगा तो जहाँ पे बोनी चेंजेस आएंगी उसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक्रोमेगाली या इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल जो ब्लड प्रेशर कैसे काज करता है वो ऐसे काज करता है जहाँ पे और बोनी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी भी ग्रोथ होती है और वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे वो थिक होंगी तो हमें पता है टोटल प्रिफरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। TPR बढ़ने की वजह से जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे नेक की तरफ, और नेक में इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड मौजूद है थायराइड ग्लैंड। अब हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों कंडीशंस में हमें जो है वो हाइपरटेंशन मिलती है। हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन अपना हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है टैकीकार्डिया मिलता है। ये तो जानते हैं कि टैकीकार्डिया होता है, लेकिन कैसे होता है इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अब हाइपरटेंशन जो होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में वो कैसे, increased thyroid hormones make catecholamines oversensitive to the adrenergic receptors.
समझना मुश्किल नहीं है। इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स के लेवल जो अगर नॉर्मल से बढ़ जाए, मेक कैटाकोलामिन्स ओवर सेंसिटिव टू द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। कैटाकोलामिन्स क्या होती है? एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन्स होती हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अल्फा 1 और बीटा 1। ठीक हो गया। अल्फा 1 हार्ट पर मौजूद होते हैं, अल्फा 1 ब्लड वेसल्स पर मौजूद होते हैं, और बीटा 1 जो है हार्ट पर मौजूद होते हैं। अब अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल है तो ये जो कैटाकोलामिन्स हैं ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स मीन्स के अल्फा 1 और बीटा 1 पर भी नॉर्मली एक्ट करेंगे, नॉर्मल काम करेंगे, और हमारी हार्ट रेट जो है वो 72 होगी, और ब्लड वेसल जो है वो उसकी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक होगी। ऑन द अदर हैंड अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे जो कैटाकोलामिन्स हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, या फ्रैंक हो जाते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा जो हैं वो, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा फ्री ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री हो जाते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर। अब ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो बीटा 1 जो है वो हमारे हार्ट पर मौजूद हैं। पहले 72 बीट थी, अब ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो 72 से बढ़ के 100 हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे टैकीकार्डिया। और अल्फा 1 पर ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो टीपीआर बढ़ेगा, टोटल प्रेफरेंस रेजिस्टेंस, जिससे जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक हो गया? समझ आ गई कि हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया कैसे होता है। अल्फा जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पर, उन पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा कैटाकोलामिन्स एक्ट करते हैं, और वो ज़्यादा जो एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, और इसे कहते हैं टैकीकार्डिया, और इसी तरह से हाइपरटेंशन मिलती है। अब हाइपरथायराइडिज्म में तो टैकीकार्डिया हुआ जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हुई, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में जो है वो ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, लेकिन फिर भी हाइपरटेंशन मिल रही है। ऐसा क्यों? देखें, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ज़रूरत से कम एक्ट करेंगे, ज़रूरत से कम होंगे। जब ज़रूरत से कम होंगे तो हमारा जो कैटाकोलामिन्स हैं वो अपनी ज़रूरत से कम जो है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे। बीटा 1 जो है वो हमारे हार्ट में मौजूद है। अब थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम है, तो जो कैटाकोलामिन्स हैं वो बीटा 1 पे भी कम एक्ट करेंगे, कम करेंगे तो ब्रैडीकार्डिया होगा। मीन्स दैट के 60 से नीचे हमारी हार्ट रेट चली जाएगी। अब जैसे ब्रैडीकार्डिया होगी, क्योंकि जब नॉर्मली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा होता है, जब ब्रैडीकार्डिया होगी तो ऐसे करेगा। अब जितना वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतना वीनस रिटर्न उसका बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है 70 ml को एक्सपेल करना था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा 70 के बजाय कितना करेगा? 50 करेगा। 50 करेगा तो 20 ऑलरेडी मौजूद होगा, जैसे 20 ऑलरेडी मौजूद होगा ऊपर से और 100 आ जाएगा, तो ये 120 बन जाएगा, बजाय इसके कि नॉर्मली 100 होता अगर ये 70 एक्सीड हो जाता। इस तरीके से वीनस रिटर्न बढ़ेगा। जैसे वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो इंक्रीज वीनस रिटर्न जो है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर की फिजियोलॉजी में हमने अभी पढ़ा। सही हो गया। ब्रैडीकार्डिया होगी, इसकी वजह से जो है वो वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंशन होगी। उसके बाद हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये भी नेक में मौजूद होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसकी हाइपो या हाइपर एक्टिविटी, बेसिकली ये क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स होते हैं ऑफ द कैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की कैल्सिफिकेशन के डिसऑर्डर होते हैं, मीन्स के ब्लड वेसल्स की कैल्सिफिकेशन वगैरह चलती रहती है, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ेगी तो क्या होगा? टीपीआर बढ़ेगा, टोटल प्रेफरेंस रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सही हो गया। उसके बाद हम आ रहे हैं एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में हम देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड जो है सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि किडनीज के ऊपर पाई जाती हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना उसकी 2 लेयर्स होती हैं। अगर हिस्टोलॉजिकली देखें, हिस्टोलॉजी में देखा जाए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये हमारा हो गया एड्रिनल ग्लैंड। सही हो गया। फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट शेप नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया मेडुला, ये हो गया कॉर्टेक्स। सही हो गया। ये हो गया मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स होता है इसकी फिर 3 लेयर्स होती हैं, और वो जोना, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप ये देखें, जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया,
उसके बाद ये फेसिकुलेटा हो गया, और तीसरे नंबर पे जो रेटिकुलरिस होती है। जो ग्लोमेरुलोसा होती है वो एल्डोस्टेरॉन करती है सेक्रेट, जो ये होती है फेसिकुलेटा होती है वो कॉर्टिसोल करती है, तो जो रेटिकुलरिस होती है वो क्या करती है कि एंड्रोजेंस। अब जी एल्डोस्टेरॉन का लेवल कुशिंग सिंड्रोम के क्या होता है कि ये तीनों का लेवल बढ़ जाता है। मोस्टली बुक्स में जो हाई लेवल ऑफ हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कॉर्टिसोल का आ जाता है उसे भी कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन ये है बेसिकली इसमें कॉर्टिसोल का तो लेवल बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये तीनों का लेवल बढ़ जाता है। ये देखिए एल्डोस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का भी बढ़ जाता है, एंड्रोजेंस का भी बढ़ जाता है। जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा जोना ग्लोमेरुलोसा से, तो सोडियम और वाटर की टेंशन ज़्यादा होगी। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी वजह से जो ट्रंकल ओबेसिटी, बफलो हम्प्स और थिन एक्सट्रीमिटीज़, ये जो है बेसिकली फीचर्स होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। उसके बाद जो एंड्रोजन है इसकी वजह से एक्नी और हर्सुडिज्म आ जाएगा फीमेल्स में, मीन्स के जैसे मूछें वगैरह अक्सर फीमेल्स की बन जाती हैं। तो इसमें ये होता है कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि तीनों हार्मोन जो है उनका लेवल बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ेगा तो उससे हाइपरटेंशन होती है। समझना मुश्किल नहीं है कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर की टेंशन रहेगा जिससे वेनस रिटर्न बढ़ेगा। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस की वजह से आपको पता है कि मैंने अभी डिस्कस किया था वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, टोटल प्रिफर रिजेक्शंस वगैरह बढ़ती है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। और उसके बाद कौन सिंड्रोम, इसमें बड़ी ले दे होती है एग्जाम पे बहुत ही ज़्यादा। ये बेसिकली वेरिएंट है कुशिंग सिंड्रोम का। इसमें ये होता है कि सिर्फ जो है ना जोनोग्लोमेरुलोसा एड्रिनल कॉर्टेक्स की ये ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और एल्डोस्टेरॉन का लेवल सिर्फ हाई रहता है। बाकी ये जो कॉर्टिसोल और एंड्रोजन वो तकरीबन नॉर्मल ही होते हैं। तो जब जोनोग्लोमेरुलोसा स्टिमुलेट होगी बहुत ज़्यादा, एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा पैदा होगा। एल्डोस्टेरॉन जब ज़्यादा पैदा होता है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होती है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि 35-year-old man has presented with high blood pressure of 160/110 and examination reveals hypokalemia. अब समझना मुश्किल नहीं है कि हाइपरटेंशन प्लस हाइपोकैलेमिया इज इक्वल टू कोन्स सिंड्रोम, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का लेवल हाई है। एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, सोडियम और वाटर को रिटेन करता है और जो पोटेशियम होता है उसकी एक्सक्रीशन करता है। कौन सिंड्रोम में हाई लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन होता है। जब हाई लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन होगा तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी। सोडियम और वाटर की रिटेंशन से क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है। और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करेगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, इज इक्वल टू कोन्स सिंड्रोम। अब फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में ये होता है कि ये जो मेडुला होता है इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और मेडुला से क्या निकलता है, कैटाकोलामीन्स, और कैटाकोलामीन्स में क्या थे, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एड्रीनल मेडुला। ये इसकी जो है वो हाइपर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एड्रीनल मेडुला। और ख़ास तौर पर जहाँ पे एग्ज़ाम में जो है वो एपिसोडिक हाइपरटेंशन का जो है तस्करा आ जाए कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी नॉर्मल हो जाता है, तो सबसे पहले जो आपका दिलो दिमाग जिस डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए वो है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्यों, बेसिकली जो फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन होते हैं ना, वो नॉन स्टॉप रिलीज नहीं होते कि हर टाइम रिलीज हुए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम जो है ये हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं। जब बंदा थोड़ा बहुत खुशगवार मूड में हो जाता है, वो स्ट्रेस वाले लम्हे से गुजर जाता है तो फिर इसका लेवल डाउन हो जाता है। मीन्स जब स्ट्रेस में होगा तो ये हाई अमाउंट में रिलीज होंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब जो है स्ट्रेस नहीं होगा, कम होगा, तो इनका लेवल जो ये रिलीज नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। मीन्स कि अप डाउन या एपिसोडिक हाइपरटेंशन जो होती है वो कंफर्म कर रही होती है फियोक्रोमोसाइटोमा को। और एंड में जो है वो एब्डोमेन में जो हम देख रहे हैं पेंक्रियास, चीफ जो ग्लैंड है हमारा, और पेंक्रियास के प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज मिलाइटिस, और डायबिटीज मिलाइटिस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो होती हैं और टीपीआर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड अब हमने जो रीनल सिस्टम को भी देख लिया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने एक्ट्रोमेगाली को देखा, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को देखा, कुशिंग को देखा, कोन को देखा, और फियोक्रोमोसाइटोमा को देखा, डायबिटीज मिलाइटिस को देखा। अब
रीनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। कुछ ड्रग्स को जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, कोकेन एंड एम्फेटामीन, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। बेसिकली ये यूज भी इसलिए होती हैं, दे आर अब्यूज्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन वेल्थ बाय इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक ड्राइव्स। जब कोई बंदा कोकेन या एम्फेटामीन जो है अब्यूज़ करता है, उसकी सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है। सिंपैथेटिक ड्राइव की वजह से जो है वो वेजोकंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। और स्टीरॉइड्स, किसी भी तरह के स्टीरॉइड्स हो, ओसीपीज, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की फॉर्म में, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने मसल्स बढ़ाने के लिए, या फिर सेक्स स्टीरॉइड्स हो गए, किसी भी तरह का स्टीरॉइड हो तो वो करवाता है हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो एल्डोस्टेरोन की तरह का होता है। होता ये है कि जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं किडनी पर, जहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने बाइंड करना होता है, वहाँ पर जाके स्टीरॉइड्स बाइंड कर देते हैं। और क्या करते हैं, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करते हैं। और रिटेंशन करने से क्या होगा कि फिर वही जो है वो ब्लड प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद एनसेड्स, नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ब्रोफेन टाइप, ये क्या करती हैं कि अगर लंबे अरसे तक यूज़ करते रहें, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हर ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और डेली बेसिस पे बनते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि वेजो डायलेशन करते हैं ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब जब लॉन्ग टर्म हम ये एनसेड्स वगैरह यूज़ करते रहेंगे तो ये इनहिबिट करते रहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे इनहिबिट होगा, हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल ऐसे थी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, अब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो वो ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी, ऐसे। जब ऐसे कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इस वजह से ये ड्रग्स जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। हम बात कर रहे थे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो इंपॉर्टेंट काजेज होती हैं, जैसे कि रीनल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइनल सिस्टम और ड्रग्स, ये तीन जो है वो हाइपरटेंशन काज करते हैं, उनको डिस्कस कर लिया। अब कुछ कॉन्जेनिटल वजूहत की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या हाइपरटेंशन होती है, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिकल काजेज या उसे प्रेगनेंसी रिलेटेड काजेज भी कहा जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्जेनिटल काजेज। कॉन्जेनिटल काजेज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा जो एक कॉन्जेनिटल काज है और ये एक्वायर्ड भी होती है। तो अगर एक्वायर्ड वगैरह होगी तो वो जो है वो डिलेड एज में नजर आएगी हमें, ठीक है। कॉन्जेनिटल काजेज में जो है वो हम देख रहे हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है बेसिकली कंस्ट्रक्शन और नेयरिंग ऑफ द एओर्टा आफ्टर गिविंग ब्रांचेस टू द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज को जो है ब्रांचेस देने के बाद एओर्टा जो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है। बेसिकली होता ये है कि हेड एंड नेक को कैरोटिड्स और आर्म्स को सबक्लेवियन देने के बाद जो है वो एओर्टा जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और नीचे जो लोअर एरिया होता है उसमें ब्लड कम जा रहा होता है। बेसिकली मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, एस एच नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो माइंड मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एओर्टा है, होता ये है कि ऐसे ये हेड एंड नेक को चला गया और उसके बाद जो है ये फॉर एग्जांपल आप देख लें कि ये चला गया हमारे आर्म्स को। अब उसके बाद जो नीचे इसने जाना था ना, उसे चाहिए था कि ऐसे फुल ओपन जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो इनको ये वाली ब्रांचेस देने के बाद यहाँ पे वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, ऐसे ऐसे नैरो हो जाती है। जब नैरो हो जाती है इनको तो ब्लड पूरा जा रहा है, ये देखें ठीक जा रहा है, इधर भी ठीक जा रहा है, लेकिन यहाँ तक आ रहा है सही, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही तो ब्लड कम जा रहा है। इस वजह से जो हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन या नर्विंग ऑफ द एओर्टा आफ्टर गिविंग ब्रांचेस टू द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज से हमारा हो गया कैरोटिड्स एंड सबक्लेवियन, ठीक हो गया, हेड एंड नेक एंड आर्म्स। उनको देने के बाद जब नीचे वाली बारी आती है तो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर जाती है, नैरो हो जाती है, इस वजह से ब्लड वहाँ कम जाता है। होता क्या है, इसे रेडियोफिमोरल डिले होता है। इसमें क्या क्लिनिकल फीचर, एज जो लेस देन 25 ईयर होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिलेगा, रेडियोफिमोरल डिले। रेडियोफिमोरल डिले में पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको चलो फिर से बता देता हूँ। ऑन द सेम टाइम अगर हम रेडियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी पे जो वो पल्स फील करना चाहें तो पहले जो हम पल्स फील करेंगे वो रेडियस पे करेंगे, रेडियल आर्टरी पे करेंगे। हालांकि होनी तो दोनों पर एट अ टाइम चाहिए पल्स की फीलिंग, लेकिन हम पहले जो पल्पेबल रेडियल होगी आर्टरी, उसके बाद फीमोरल होगी। वजह क्या है कि रेडियल में ब्लड ज़्यादा होगा, फीमोरल में कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ये देखें ऊपर सही ब्लड जा रहा है, आर्म्स में सही जा रहा है, लेकिन जब नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एओर्टा की, नर्विंग हो जाती है।
इसे कहते हैं कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा। जो एनएलई में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इस तरह से आता है कि 16-year-old boy presented with blood pressure of 150/110 on examination there is radiofemoral delay। तो इसमें देख लें, एक तो एज उसकी काम में 16 साल है, सही हो गया, और उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई है, ये हमने देखा ना कि क्लिनिकल फीचर्स में एज लेस देन 25 ईयर्स होनी चाहिए, तो 16 साल है। उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, रेडियोफीमोरल डिले, ये आगे रेडियोफीमोरल डिले। अगर हाइपरटेंशन भी, रेडियोफीमोरल डिले भी, ये एज भी यंग है बच्चा, तो कंफर्म है कि ये क्या होगा, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा कॉन्जेनिटल काज है, सही है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिकल काजेज में देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिकल काज से मुराद ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड, भाई एक औरत है बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचती है, तो उसका ब्लड प्रेशर अप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सही हो गया। वो कैसे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी को डिवाइड किया जाता है 3 ट्राइमेस्टर में, और हर ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है, 12 वीक्स का होता है, सही है। जब 2 ट्राइमेस्टर होते हैं, गुजर जाते हैं, तब तक कोई हाइपरटेंशन औरत में नहीं आती। जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तब उसमें हाइपरटेंशन आना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा जो है चंद एक औरतों में होता है, हर औरत में नहीं होता। तो चंद एक औरत में जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्यों होती है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, तो उसकी सिंपल जो पैथोजेनेसिस है वो ये है कि कुछ औरतों में जो प्लेसेंटा होता है वो अंडर डेवलप रह जाता है, सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अगर अंडर डेवलप प्लेसेंटा है तो पहले 2 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, भाई पहले 2 ट्राइमेस्टर में अगर प्लेसेंटा अंडर डेवलप है, छोटा है, तो फीटस का साइज भी तो छोटा है ना। जब 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स का 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तीसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक, उस टाइम फीटस का साइज बढ़ चुका होता है, तो उसकी ब्लड की डिमांड भी बढ़ चुकी होती है, लेकिन क्या है, प्लेसेंटा का वहीं खड़ा हुआ है, उसका साइज छोटा का छोटा ही है। तो होता ही है कि प्लेसेंटा इस काबिल नहीं होता कि बढ़ते हुए फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी डिमांड के मुताबिक सप्लाई कर सके। जब सप्लाई नहीं कर सकता, तो फीटस ये ऑब्जर्व करता है कि भाई मुझे ब्लड तो कम मिल रहा है, तो उसकी जो किडनी माइंड करती है और वो करती है रेनन रिलीज। जब रेनन रिलीज करती है, तो वो मदर की सर्कुलेशन में रेनन आता है, मदर की सर्कुलेशन में रेनन आया, तो एक तो मदर का अपना रेनन था, एक बच्चे का आ गया। जब बच्चे का आ गया, तो रेनन का जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे ही हमें पता है कि रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो एक्टिवेट होगा, और उसकी एक्टिवेशन से क्या होगा कि सोडियम वाटर वगैरह रिटेंशन होगी, वेनस रिटर्न बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेगनेंसी में या ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज में इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं आपको उसके बारे में रिव्यू दे दूँ। प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन पहले जो है वो हाइपरटेंशन होती है, औरत में सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है नॉर्मल केसेस में, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन। लेकिन अगर मसला इससे बढ़ के नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर आ जाए, नेफ्रोपैथी पे आ जाए, मीन्स कि उसे औरत को प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाए, और उसमें जो है हाइपरटेंशन हो जाए, और उसमें जो है एडिमा हो जाए, इसका जो है वो ऐसे इस तरह से लिखते होते हैं हाइपी, HYPE, ये है निमोनिक। हाइपी से मुराद हाइपरटेंशन, पी से मुराद प्रोटीन यूरिया, ई से मुराद एडिमा। ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ओनली हाइपरटेंशन होती है। जब मामला उससे ख़राब होता है, तो काम प्री इक्लेम्शिया पे आ जाता है, और प्री इक्लेम्शिया में जो है वो ट्राइएड होता है, हाइपरटेंशन का, प्रोटीन यूरिया का और एडिमा का। लेकिन अगर मसला इससे भी ज़्यादा सीवियर हो जाए, प्री इक्लेम्शिया से भी, तो अगली स्टेज आती है इक्लेम्शिया। और इक्लेम्शिया में क्या होता है कि उसमें ये जो प्री इक्लेम्शिया में चीज़ें मौजूद थी, हाइपरटेंशन थी, प्रोटीन यूरिया था, एडिमा था, वो होगा। इसमें जो एडिशनल चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी हाइपरटेंसिव इंसेफ्लोपैथी है, जिसका दूसरा नाम फिट्स या सीजर, मीन्स के झटके आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाइपरटेंसिव इंसेफ्लोपैथी। प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है, मीन्स के प्रोटीन गिरना स्टार्ट हो जाता है, और एक्लेम्शिया में उससे बढ़कर क्या होता है कि फिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या सीजर्स। प्रीक्लेम्शिया कॉम्प्लिकेशंस प्लस फिट्स और सीजर्स नोन एज एक्लेम्शिया, और ये वर्स तरीन स्टेज होती है। और इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स के हम जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में अलग से, कि फिर इसमें हेल्प सिंड्रोम भी आ जाती है।
हेल्प से मुराद जो है वो हीमोलिटिक एनीमिया आ जाता है, इसमें लो प्लेटलेट आ जाता है, लीवर एंजाइम जो एलिवेटेड हो जाते हैं, और बहुत से प्रॉब्लम एक्लेम्शिया में जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये है कि पैथोजेनेसिस के अंडर डेवलप प्लेसेंटा इन थर्ड ट्राइमेस्टर हाइपोपरफियन होती है, सॉरी हाइपोपरफियन ऑफ द फीटस, फीटल किडनीज की इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द रेनन होती है, दैट फीटल रेनन मूव्स टू द मेटरनल सर्कुलेशन, और इससे क्या होता है कि डबलिंग ऑफ द मेटरनल रेनन होता है। एक तो मदर का अपना रेनन होता है, एक बच्चे का आ जाता है, तो उससे डबलिंग हो जाती है रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, और उससे क्या होता है कि सोडियम और वाटर की टेंशन ज़्यादा होती है, तो उससे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बिनाइन हाइपरटेंशन, ये पैथोमा में दी गई हैं, ये कैप्लान और पैथोमा दी गई हैं, फर्स्ट एड में नहीं थी, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो बिनाइन हाइपरटेंशन होती है वो स्लो होती है, और जो माइल्ड होती है मॉडरेट होती है, सही हो गया। और इससे जो एंड ऑर्गन का डैमेज जो है वो एक्यूट नहीं होता, क्रेनो का होता है, स्लो स्लो हो रहा होता है। जबकि जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है इसमें ब्लड प्रेशर जो है 200, ऐसे देख लें कि 200/120 इसके इक्वली इससे ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जो है ये अराइज करता है फ्रॉम द बिनाइन हाइपरटेंशन, या फिर ये अचानक से हो जाता है। उसके बाद इसमें जो है एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो अक्यूट होते हैं, मौके पे ही हो जाता है, जैसे कि रीनल फेलियर हो गया, रेटिनोपैथी होगी, नेफ्रोपैथी होगी। और अब जो है ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर हम अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक होगा। फिलहाल आपके जो लिपिनकॉर्ड में ड्रग्स के नेम दिए गए हैं वो आप लिख लें। हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जो है वो एस इनहिबिटर देंगे, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ARBs देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स देंगे, इसमें फिर लूप डाययूरेटिक आ जाता है लाइक प्रोसिमाइड वगैरह, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देंगे, अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। और जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है ना, एक्लेम्शिया प्रीक्लेम्शिया, इसमें अलग से ही दवाएं दी जाती हैं, और उसका निमोनिक ये है कि हाइपरटेंसिव मॉम लव्स निफिडिपिन। हाइपरटेंसिव मिराज जो है उसमें हम देते हैं हाइड्रोलाजिन देते हैं, मॉम से मतलब अल्फा मिथाइल वगैरह देते हैं, मिथाइल डोपा देते हैं, और उसके बाद निफिडिपिन देते हैं, लॉल ब्यूटालोल वगैरह देते होते हैं। तो ये अलग से ऑब्स्टेट्रिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर को भी देखेंगे, पूरा 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।